गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपना चल कुंडली धारामापी पढ़ रहे थे, चल कुंडली धारामापी का हमने पहला जो था निलंबित कुंडली धारामापी वो हम कंप्लीट कर चुके थे, पहला धारामापी। अब सेकंड जो धारामापी है वो है किलगित कुंडली धारामापी। तो अब हम पढ़ेंगे किलगित कुंडली धारामापी। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि किलगित कुंडली धारामापी किस यूज में आता है। तो ये भी धारा के संग सूचन और धारा के मापन में काम आता है। जैसा कि निलंबित कुंडली धारामापी भी धारा के संग सूचन और धारा के मापन में कार्य में लिया जाता है, उसी तरह किलगित कुंडली धारामापी भी धारा के संग सूचन और धारा के मापन में कार्य में या प्रयोग में लिया जाता है। तो दोनों का डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है कि जैसे वहां पर भी घुड़नाल आकृति की दो चुंबक थे और उनके बीच में आयताकार कुंडली, तो यहाँ पर भी घुड़नाल आकृति के दो चुंबक है जिसके बीच में आयताकार कुंडली है। तो हम देख लेते हैं किलगित कुंडली की धारामापी की संग। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम क्या है। तो डायग्राम में जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम आयताकार कुंडली देखते हैं। आयताकार कुंडली, इस पर तांबे के विद्युत ध्रुव तार को लपेटा गया है। ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था। तांबे के विद्युत ध्रुव तार को इस आयताकार कुंडली पर लपेटा गया है। इस आयताकार कुंडली के बीच में क्या होती है, एक बेलनाकार मुलायम लोहे की छड़ होती है। ओके, ये आयताकार कुंडली एक संकेतक से जुड़ी होती है। यहाँ पर संकेतक होता है, यहाँ पर संकेतक क्या होता है, ये स्केल होती है। संकेतक में बहुत ही छोटी स्केल होती है। जैसे ही हम T1 टर्मिनल से धारा प्रवेश करवाते हैं, ये यहाँ से धारा होती हुई संकेतक में होती हुई यहाँ से नीचे आके धारा T2 टर्मिनल से बाहर निकल जाती है, कुंडली से होती। तब इस संकेतक में कुछ विक्षेप उत्पन्न होता है। संकेतक इस साइड बढ़ रहा है या इस साइड बढ़ रहा है, तो उससे हम धारा का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये संकेतक जुड़ा होता है। ये मैंने आपको जूम करके बताया डायग्राम कि यहाँ पर जो है वो संकेतक ये स्केल टाइप में बना हुआ है। तो कुंडली के ऊपर स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग T1 टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ये वाली ऊपर वाली स्प्रिंग। और ये जो पूरी व्यवस्था होती है दो किलक से जुड़ी हुई थी। दो किलक से ये स्वतंत्र रूप से बीच में घूर्णन कर सकती है। ओके, यहाँ पर जो ऊपर जो जुड़े हुए और ये नीचे दोनों किलक है, और यहाँ पर भी स्प्रिंग है और यहाँ पर भी स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग जो है ऊपर वाली वो T1 टर्मिनल से जुड़ी हुई है, यहाँ पर दूसरी स्प्रिंग T2 टर्मिनल से जुड़ी है। और ये पूरी व्यवस्था किसके बीच में होती है, दो शक्तिशाली घूर्णनाल आकृति के चुंबक के बीच, N और S। ओके, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम में वही है कि जैसे धारा प्रवेश की हमने, इसमें अल्पमान की धारा यानी 10 की घात -6 एम्पियर तक की धारा का ही मान ज्ञात किया जा सकता है। ये बात आप याद रखना, मैं आपको नोट में भी लिखवा दूंगा कि किलगित कुंडली धारामापी में केवल 10 की घात, इसमें अल्पमान की धारा का ही मापन किया जा सकता है। जैसे अधिक से अधिक हम किसका मापन कर सकते हैं, 10 की घात -6 अल्पमान की धारा तक का ही मापन कर सकते हैं। तो जैसे ही धारा प्रवेश करवाते हैं, धारा यहाँ पर यहाँ से स्प्रिंग से होते हुए नीचे संकेतक पर, संकेतक से कुंडली पर, कुंडली से बेलनाकार मुलायम लोहे की रॉड यहाँ से होते हुए इस स्प्रिंग पर, स्प्रिंग से T2 टर्मिनल द्वारा बाहर निकल जाती है। और उस स्थिति में यहाँ पर इस स्केल पर, इस संकेतक पर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और उससे हम धारा का मापन कर सकते हैं। ये किलक जो है इस व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए, इस व्यवस्था को के जैसे पकड़ने के लिए एक स्रोत लिए गए। तो इनकी इसमें कोई भूमिका नहीं, ये केवल एक स्टैंड टाइप हम मान सकते हैं कि स्टैंड के ऊपर ये पूरी व्यवस्था रखी हुई है। ओके, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे संरचना क्या है इसकी। फटाफट आप डायग्राम बना लो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तो हम लिखते हैं इसकी संरचना किलगित कुंडली धारामापी की। तो संरचना क्या है, वही जो निलंबित कुंडली धारामापी में थी, थोड़ी बहुत अलग है। जैसे कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबे के विद्युत ध्रुव तार को लपेटा गया है। आयताकार कुंडली, उस पर तांबे के विद्युत ध्रुव तार को लपेटा गया है, वो डायग्राम में शो हो रही है। कुंडली के मध्य में मुलायम बेलनाकार लोहे की छड़ है। कुंडली के बीच में मैंने वो ब्लैक करके बता दिया कि वो मुलायम बेलनाकार लोहे की छड़ है, जो हमने नामांकित भी कर दिया था एरो करके। कुंडली के दोनों ओर किलक, दोनों ओर किलक है। कुंडली के दोनों ओर किलक के नजदीक दो स्प्रिंग परस्पर विपरीत क्रम में लपेटी गई है। कुंडली के दोनों ओर किलक है और किलक के नीचे क्या है, स्प्रिंग। किलक के नजदीक में ही है, नीचे बोलो या नजदीक बोलो, स्प्रिंग विपरीत क्रम में लपेटी गई है। ओके, यहां तक आप नोट कर लो और हम आगे लिखते हैं लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज के 3 पॉइंट हो चुके हैं, अभी और है आई थिंक 6 पॉइंट है टोटल।
हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग कुंडली के घूर्णन पर मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न करती है। जो दोनों स्प्रिंग है जो आयताकार कुंडली से जुड़ी हुई है, वो क्या करती है, कुंडली के घूर्णन पर, यानी जब कुंडली घूर्णन करती है, घूर्णन पर मरोड़ी बल युग्म यानी यदि एक बल लग रहा हो उस कुंडली पर तो केवल बल बोलेंगे, और उस कुंडली पर अगर दो बल लग रहे हो तो हम उसको बल युग्म बोलेंगे। बल युग्म उत्पन्न करती है, तो दो बल कौन से, एक तो बल आघूर्ण है और दूसरा क्या, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल नहीं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो जैसा कि हमने निलंबित कुंडली धारामापी में पढ़ा, ये दोनों किलक है, किलक के बीच में क्या है, कुंडली। कुंडली जैसे ही घूमने लगेगी, घूमेगी, दोनों स्प्रिंग क्या करेंगे, उस कुंडली की गति का विरोध करेंगे, घूमेगी, तब उस कुंडली पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। तो एक बल तो क्या हो गया, बल आघूर्ण लग रहा है, घूम रही है तब। और जब वो कुंडली घूमते घूमते एक टाइम आएगा तब उसके अंदर से धारा का मापन हो चुका है, धारा बाहर निकल गई है, एक T1 टर्मिनल से डाली और T2 टर्मिनल से बाहर निकल गई, तब वो कुंडली स्थिर हो जाएगी। स्थिर होते ही क्या होगी, उस पर प्रत्यानयन बल लगेगा, वो विपरीत क्रम में घूमेगी। क्यों, क्योंकि वो दोनों स्प्रिंग उस कुंडली को पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करेगी। तो वो उस समय क्या लगेगा हमारे पास, प्रत्यानयन बल। जब कुंडली अपनी घूर्णन के विपरीत घूर्णन करेगी तब प्रत्यानयन बल लगेगा। तो यहाँ पर दो बल युग्म उत्पन्न होंगे, कौन से, तो ये दोनों स्प्रिंग कुंडली के घूर्णन पर दो मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न करते हैं। मरोड़ी बल युग्म कौन सा, एक बार तो घूम रहा है जिसके कारण मरोड़ उत्पन्न हुई स्प्रिंग्स में बल आघूर्ण के कारण, उसके बाद वो मरोड़ निकालने के लिए एक और बार घूमेगी, वो प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा। तो दो बल युग्म उत्पन्न करती है, मरोड़ी बल युग्म उत्पन्न करती है, बल आघूर्ण तथा प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ये वीडियो अगर आप समझ रहे हो तो आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होना चाहिए, निलंबित कुंडली धारामापी। अगर आप नए हो चैनल पे तो किलकित कुंडली धारामापी समझने से पहले आप निलंबित कुंडली धारामापी मेरे यूट्यूब चैनल में जाके, स्टडी ऑफ साइंस में जाके पिछला वीडियो इससे जरूर देख लेना। ओके, तो दो बल युग्म उत्पन्न हो रहे हैं, बल आघूर्ण तथा प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ओके, स्प्रिंग को दो टर्मिनल पेज T1 व T2 से जोड़ते हैं। स्प्रिंग को दो टर्मिनल पेज T1 T2 से जोड़ा है, देखा है आपने डायग्राम में, स्प्रिंग बनी हुई थी, स्प्रिंग के ऊपर T1 टर्मिनल और नीचे स्प्रिंग थी T2 टर्मिनल। आयताकार कुंडली को शक्तिशाली घूर्णनाल आकृति के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखते हैं। आयताकार कुंडली को हमने दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा है, घूर्णनाल आकृति के N और S। ओके, तो हमारी संरचना कंप्लीट हो चुकी है, केवल एक लास्ट पॉइंट बाकी है, वो लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे, पहले आप ये नोट कर लो। हाँ, तो हमारी संरचना का जो लास्ट पॉइंट है वो है कि कुंडली का विक्षेप प्राप्त करने के लिए, जो कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और वो मान हम उस विक्षेप के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो कुंडली का विक्षेप प्राप्त करने के लिए कुंडली के साथ एक संकेतक लगा होता है, जो कि मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, जो कि वृत्ताकार स्केल पर घूमता है। वो स्केल होती है, वृत्ताकार होती है, जो मैंने शो की थी डायग्राम में, पूरी वृत्ताकार तो नहीं बना पाई इसलिए हमने एक चाप के आकार की बना दी थी। तो उस वृत्ताकार स्केल पर वो विक्षेपक घूमता रहता है, जैसे ही जिस मान की धारा होती है वो विक्षेपक उस मान पर जाकर रुक जाता है। ओके, तो हमारी संरचना कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे कार्यविधि, नोट कर लो। हाँ, तो अब हम लिखेंगे हमारी कार्यविधि किलकित कुंडली धारामापी की। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, किलकित कुंडली धारामापी में अल्प मान की धारा का ही मापन किया जा सकता है, 10 की घात -6 से अधिक मान की धारा का मापन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लैंग्वेज भी, कार्यविधि भी जब लिखेंगे तो यही लिखेंगे अल्प धारा। जब कुंडली में, तो अब हम कार्यविधि पढ़ेंगे, जब कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित की, विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। विक्षेपक बल क्या करेगा, कुंडली को घूर्णन करवाएगा। जैसे कि कुंडली की दो लंबवत भुजाओं पर क्षैतिज दिशा में दो बल कार्यरत करते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, जो कुंडली को घूर्णन करवाते हैं। ये निलंबित कुंडली धारामापी में पड़ेगा। तो वही बल विक्षेपक बल था, और विक्षेपक बल यहाँ पर भी उत्पन्न होगा धारा प्रवाहित करने पर। वो क्या करेगा, कुंडली में विक्षेपक बल उत्पन्न होगा और वो कुंडली को घूर्णन करवाएगा। इस विक्षेपक बल युग्म के कारण जैसे ही कुंडली घूमती है, जैसे ही कुंडली घूमना चालू किया, कुंडली घूमने लगी और स्प्रिंग लिपट जाती है। कुंडली घूम रही है तो जो स्प्रिंग ऊपर लगी है और इस एक स्प्रिंग नीचे लगी है, दोनों आपस में लिपट जाती है, यानी मुड़ने लगती है।
दोनों में मरोड़ उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही स्प्रिंगों में मरोड़ उत्पन्न हो जाती है तो जो कि कुंडली के स्प्रिंग लिपट जाती है, जो कि कुंडली के घूमने का विरोध करती है। अब जैसे ही वो स्प्रिंग लिपट गई, ऊपर वाली भी लिपट गई और नीचे वाली भी लिपट गई, यानी दोनों मुड़ गई आपस में, तो जैसे ही कुंडली रुकेगी स्प्रिंग वापस रिवाइंड घूमेगी, यानी उल्टी दिशा में घूमेगी, वापस अपनी पुनः उसी स्थिति में आने की कोशिश करेगी। तो उल्टी घूमेगी तब कौन सा बल लगेगा, तो कुंडली का विरोध करती है, इससे कुंडली में प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। जैसे ही अपनी पुनः अवस्था में आने की कोशिश करेगी कुंडली, स्प्रिंग और कुंडली दोनों अपनी पुनः जो अवस्था थी उसी अवस्था में आने की कोशिश करेगी, तो उस वक्त जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रत्यानयन बल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसकी कार्यविधि बहुत ही इजी है, एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान इधर ही रखना। जब कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर विक्षेपक बल युग्म उत्पन्न होता है। कुंडली में अल्प मान की धारा प्रवाहित की, उसमें एक विक्षेपक बल उत्पन्न हुआ जो कुंडली को घुमाएगा, उत्पन्न होता है। इस विक्षेपक बल युग्म के कारण जैसे ही कुंडली घूमती है स्प्रिंगे लिपट जाती है, स्प्रिंग लिपट गई, कुंडली घूमेगी तो, जो कि कुंडली के घूर्णन का विरोध करती है, कुंडली घूमने का विरोध करेगी, स्प्रिंग लिपट गई तो। अब जैसे ही कुंडली रुकेगी, इससे कुंडली में प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे ही विरोध करेगी यानी विपरीत घूमना चालू करेगी, और विपरीत घूमना चालू करेगी तो क्या होगा, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा। ओके, सॉरी, प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। आघूर्ण उत्पन्न होता है। ओके, तो हमारी कार्यविधि कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लिखवाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट नोट। तो किलकित कुंडली धारामापी कंप्लीट हो चुका है। किलकित कुंडली धारामापी इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। केवल आप वो नोट इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लेना जो अभी मैं आपको लिखवाने जाऊंगा। 2 नोट है। ओके, तो ये कार्यविधि आप नोट कर लो, और किलकित कुंडली धारामापी कंप्लीट। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं, आप ध्यान से समझना। जो मैंने लिखवाया है वो आप वापस पढ़ना क्लास के बाद, तो नोट कर लो फटाफट। हाँ, तो किलकित कुंडली धारामापी के 2 इंपॉर्टेंट नोट। तो पहला नोट है कि विक्षेपक बल तथा प्रत्यानयन बल आघूर्ण परिमाण में समान, यानी उन दोनों की जो ताकत होती है, जो परिमाण का मान होता है वो समान होता है, परंतु दिशा जो है वो विपरीत होती है। यानी विक्षेपक बल लगता है तब कुंडली जिस दिशा में घूर्णन करेगी, तथा प्रत्यानयन बल लगेगा ना तो उसी के विपरीत दिशा में घूर्णन करेगी। तो दिशा में तो विपरीत हो गए, और परिमाण जो है समान होगा, यानी मान में तो इनका समान है और दिशा विपरीत है। ओके, और इसका इंपॉर्टेंट सेकंड जो नोट है वो है किलकित कुंडली धारामापी की सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा का मापन किया जा सकता है। इससे अधिक मान की धारा का मापन नहीं किया जा सकता, यानी ये अल्प मान की धारा के लिए उपयोगी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाने का ट्राई करेंगे। तो किलकित कुंडली धारामापी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, ये नोट कर लेना। ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही पढ़ते रहो।